नमस्कार। 2021 Here's what I found. परंपरा, नक्षत्र, प्लैनेट, एक व्यवस्था के द्वारा निर्मित वक्त। मन में एक भाव, कुछ नया हो। हम उम्मीद करते हैं कुछ तो होगा, कभी तो अच्छा होगा। हम अच्छे होंगे इसकी कल्पना नहीं करते। वही भगवान वही किस्मत, वही भाग। हम कर्मयोगी लोग नेचर प्रकृति, परमात्मा एक पावर, एक कॉस्मिक पावर, जिनके द्वारा एक बड़ा निर्माण, मानव सभ्यता का, हम एक हैं। हमारा भाव एक है। हमारा रिश्ता एक, और रिश्ता है परमात्मा से, ईश्वर से, गुरु से, अल्लाह से, और उसी रिश्ते के एक परिवार है। मनुष्यत्व, मानवता सर्वोच्च है। हम इंसानियत को भूलते जाए, जो सर्वश्रेष्ठ है। हम झुकें तो कल्याण का भाव, हमारी हाथें उठे तो दुआओं का भाव, सिर्फ पड़ोसी के, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए। हम यदि इबादत करें तो सिर्फ मानव कल्याण के भाव की। हम मंदिर के सजदाओं में घिरें तो सिर्फ अपनों की, जो आप हैं। पूरा परिवार, पूरा राष्ट्र नहीं, पूरा विश्व एक है। मैं आप सबको हृदय से, अंतःकरण से, मन से, कर्म से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आप हमेशा खुश रहें, डर और अभाव की जिंदगी से दूर। हर पल आपको मुस्कुराने का अवसर मिले, आपके अपनों को, आपके वर्तमान को और भविष्य को। आप परमात्मा के, अल्लाह के गोद में महफूज हैं, सुरक्षित हैं। हर तरह की दुनियावी चीजों से बहुत दूर
जहां ना डर हो, ना सुरक्षा की भावना। सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक, सांस्कृतिक रूप से परिपूर्ण एक जीवन जो सबको परिवार समझकर आगे बढ़े। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत नूतन वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आने वाले पुनः एक बार भारतीय परंपराओं के अनुसार आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, निर्मित वक्तों के अनुसार हम मकर संक्रांति के अवसर में जब परिणति हमारी होती है, जब हम लोहड़ी की ओर बढ़ते हैं, तो हम अपनी परंपराओं के नए साल में प्रवेश करते हैं। उस मकर संक्रांति के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। 2021 घोर संकट के बीच राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक अस्थिरता और मानवीय आपदा के बाद प्राकृतिक चोट, जब हम प्रकृति को छेड़ते हैं तो फिर हम उम्मीद नहीं करें उससे कि हमारे जीवन को नुकसान नहीं हो। कोरोना वायरस ये कोई नेचर ने नहीं लाया, आपने नेचर को छेड़ा। एक ऐसा संकट जहां सिर्फ परमात्मा याद था, ना कोई दवाई, ना कोई डॉक्टर, ना कोई संस्था, ना कोई व्यवस्था। आप सोचिए ना, गर्मी हो या धूप हो, छाया हो या बरसात, ठंड हो, भारत के प्रत्येक लोग कभी न कभी खांसी सर्दी से प्रभावित रहते हैं। एक कॉमन सा हमारे जीवन में जीने की गति से जो चीज, हमारे रहन सहन, हमारे खान पान, हमारी दिनचर्या, हमारा सामाजिक और आर्थिक आधार, हमें ऐसी चीजों को हमारे जीवन में प्रवेश करवाते, खांसी सर्दी, और उसे भी कोरोना वायरस से जोड़ दिया गया। यदि आपको छींक आती है, आपको सर्दी होती है, आप खांसते हैं, तो ये सिम्टम है एक वायरस का। क्यों? याद करिए, एक बीमारी अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 3 दिनों के लिए आया था, और उस बीमारी का सबसे बड़ा वजह था धारा तेल को चैलेंज करके रोकना और फॉर्चून को ड्रग्स माफिया के द्वारा हमारे जीवन में लाना। 4 दिनों के बाद वो बीमारी समाप्त हो गई थी। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा आपको, मैं बहुत आपको नहीं बताना चाहूंगा। 2020 और कोरोना वायरस और 2020 के समापन में सन 47 बाबू वीर कुंवर सिंह का वो नायक, और फिर सन 71 भारत के लिए एक बड़ा विजय पर्व के रूप में विजय दिवस, बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में परिणति। हर शहर में 71 के शहीद आपको मिलेंगे। हम भूल गए वो 71 को, और उस 71 और सन 47 के बाद 2020 का 2 बड़ा संकट। लड़ाइयां तो अनंत हुई। लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल, नेहरू जी और गांधी
कई तरह के, उसके पहले भी मुगलों की गुलामी, हम गुलाम रहने के आदी रह गए। अंग्रेजों का 2.5 साल गुलामी, ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे भारत के कृषि प्रधान देशों पर हमला, और अब 150 सालों से पूंजीवाद व्यवस्था, राजनीति और माफियाओं का पूंजीपतियों के बीच का सांठगांठ, और एक बड़ा भौतिक जड़ता, एक बड़ा धन का संग्रह। पैसे की कमी इन धन पशुओं को नहीं है, लेकिन 1 to 100 में हम कहां हैं, इसका युद्ध, यह हमारी मानवता को खत्म करते जा रही है। इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा ड्रग्स, ये जो ड्रग्स माफिया है, यह जो ड्रग्स है, याद करिए जब यूनिसेफ जैसी एक संस्थाएं बनी थी, दुनिया के हर गरीब देशों को उन्होंने चिन्हित किया था। उसमें अफ्रीका भी था, भारत भी था, 7 कंट्री थी जहां पर इन्होंने बच्चों को दूध परोसने का काम किया था। यूनिसेफ के माध्यम से पौष्टिक आहार के लिए नतीजा हुआ कि बच्चों ने मां का दूध छोड़ दिया, और साजिश के शिकार हुए हम, और कुपोषण हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया। मां का दूध हमारे जीवन को एक ताकत देती है, और यूनिसेफ की एक साजिश जिसके पीछे ड्रग्स माफिया, यह जो ड्रग्स है ना, यह इस दुनिया की मानवता के लिए खतरा है, और वो कोरोना वायरस। और फिर जॉर्जिया से कोरोना वायरस की शुरुआत, अमेरिका के ट्रंप और वर्ल्ड का इंटायर ड्रग्स माफिया, खरबों डॉलर, इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका की साजिश के द्वारा चीन के वुहान पर हमला, और चीन की तैयारी, फिर 78 घंटे के अंदर अमेरिका के मैक्सिको पर हमला। आज तक वर्ल्ड का सबसे बड़ा बाजार बंद है अमेरिका। इकोनॉमिकल वार, एक युद्ध जिसमें हमने प्रकृति को भी छेड़ने की कोशिश की, और दुनिया एक पावर के बीच सिलेंडर कर दिया। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, टाइम, वक्त परिस्थितियों का निर्माण करता है, और परिस्थिति व्यक्ति का मूल्यांकन करता है। फिर एक युद्ध, भारत के सबसे बड़ी 71 के बाद सबसे बड़ी युद्ध, किसान आंदोलन। याद रखिएगा, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर चैलेंज होता है। भारत एक ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की अर्थव्यवस्था से बिल्कुल भिन्न है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जब संकट और संक्रमण के बीच में गुजरता हो, तो भारत की अर्थव्यवस्था अस्थिर हो जाती है। उसके 2 सबसे बड़े कारण हैं, एक है मजदूर वर्ग, दूसरा है किसान, और तीसरा है हम सबका खुदरा बाजार। 5 रुपया, 5 आने, चार आना, 1 रुपया, 10 पैसे का तेज पत्ता, टिकली, सिंदूर, मिर्ची, गोभी, पेक्चा, बथुआ, मकई, लाबा, खिचड़ी,
ये जो बाजार है, दुनिया के पास 1 लाख से 1 लाख करोड़ रुपए की खरीदने की क्षमता है, लेकिन मेरे पास 1 लाख करोड़ रुपए की खरीदने की क्षमता है और 5 पैसे की भी खरीदने की क्षमता है। ये बाजार 12,000 अरब से बड़ा बाजार है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाह है। चाहे वो जो वर्कर हो, चाहे गूगल के मालिक हो, चाहे अदानी जी हो, चाहे अंबानी जी हो, क्या कमी है इनके पास पैसों की? और क्या हुआ? क्यों ये लोग 1 से 10 और 1 से 100 के बीच में पागलपन बना हुआ है कि मैं दुनिया में कहां खड़ा हूं? आप सिर्फ 1 से 100 के बीच के लिए पूरी दुनिया की मानवता के लिए खतरा बन गए। कई बार भारत के आत्मनिर्भर ताकतों के लिए हमें लड़ना पड़ा, लेकिन पहली बार हमारी जिंदगी को जीने का जो तय करता है वो 2 वर्ग, किसान और मजदूर, एक मजबूत लड़ाई, बुलंद लड़ाई शुरुआत हुई। और हम सब 2021 के समापन अंत में एक बड़ा ऊर्जावान ताकत जहां जीने की छटपटाहट, भविष्य की छटपटाहट, वर्तमान की छटपटाहट, भारत के निर्माण की छटपटाहट, 130 करोड़ लोगों की रोटी और आने वाले भविष्य के रोजी का सवाल। पहली बार एक बुलंद आवाज, पंजाब सवाल नहीं है, सवाल हरियाणा नहीं है। हम पहले भी नील की खेतियों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जद्दोजहद के साथ लड़ चुके हैं और उसकी जमीन हमारा बिहार ही था। कई बार हमने अपने नेताओं पर भरोसा और विश्वास किया और हमारी जिंदगी तबाह होती चली गई। क्या लगता है आपको, क्या है ये आंदोलन? आप बिहार के लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? 13 करोड़ आप लोग हैं। 40% लोग हैं जिसके पास जमीन नहीं है हिंदुस्तान में। 85% लोग हैं जो बटेदार हैं, दहियारी मजदूर है, सीमांत किसान है, जो किसान नहीं है, जिसके पास 1 बीघा जमीन नहीं है। 3 एकड़ से ज्यादा जमीन वालों की संख्या सिर्फ एक पंचायत में 10% है। यदि 3,000 4,000 की आबादी होगी तो 50 लोग ही सिर्फ 10 बीघा 12 बीघा 15 बीघा 20 बीघा वाले लोग होंगे। 1 बीघा से 1.5 बीघा और फिर 2 बीघा के नीचे कट्ठे वाले लोगों की संख्या बिहार में 92.3%, भारत में 85%। भारत की 40% आबादी बिना जमीन के। हम आप जानते हैं कि आपको फसल का पता नहीं चलता, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। हमारा जो देश है यह सिर्फ गेहूं और चावल पर आधारित नहीं है, मक्का पर आधारित नहीं है, ज्वार पर आधारित नहीं है, जूट पर आधारित नहीं है, बाजरा पर आधारित नहीं है, दलहन और तलहन पर आधारित नहीं है। हमारा देश
लगभग 20 डिसमिल जमीन में, 40 डिसमिल जमीन में, 2 धूर जमीन में गोभी पैदा करता है, बैगन पैदा करता है, कद्दू पैदा करता है, सीताफल पैदा करता है। हमारा देश सब्जी पैदा करता है, फल पैदा करता है, मुर्गी पैदा करता है, अंडा पैदा करता है, मछली पैदा करता है। हमारी छोटी सी तालाब हमारी जिंदगी का निर्माण करता है। हमारा दूध, हमारा सिर्फ 40 डिसमिल जमीन हमें एक गाय पालने की ताकत देता है, हमें एक भैंस पालने की ताकत देता है। यह अलग है कि हिंदुस्तान में कभी भी 6 फसल से 7 फसल पर ही एमएसपी लागू हुई। इस 6 और 7 फसल 5 फसल के बाद कभी भी हिंदुस्तान के ना तो मछली पर, ना तो मुर्गी पर, ना तो दूध पे, ना तो गोभी पे, ना तो लीची पे, ना तो मखान पे, ना तो पान पे, ना तो, और बिहार में तो सिर्फ धान और गेहूं, वह भी कभी 400 रुपये से क्विंटल से ज्यादा नहीं। कोई भी सरकारी फायदा 2 बीघा 1 बीघा कट्ठे वाले को कभी भी ना तो सब्सिडी, ना तो कर्ज, ना तो साइक्लोन का, ना तो सुखाड़ की मदद, ना तो बाढ़ की मदद। आप बटेदार हैं। पप्पू यादव को मदद मिलेगी, बटेदार को नहीं। आप फसल को खेत में बेच देते हैं क्योंकि हमारे पास गोदाम नहीं है, हमारे पास मंडी नहीं है, हमारे पास बाजार नहीं है। हम आत्मनिर्भर हैं अपने 1 एकड़ 1 बीघा 20 कट्ठा 12 कट्ठा उस जमीन पर पैदा करने वाले उस फसल पे, जिसको मेरी मां, मेरा पिता, मेरा भाई धूप में, बरसात में, साइक्लोन में, आंधी में, तूफान में खड़े होकर पैदा करता है और फिर अपनी बच्ची, अपनी बीवी, अपने बेटों के कपड़े के लिए, उसकी दवाई के लिए खेत से लेकर के दरवाजे आते आते फसल को बिचौलिए के हाथ बेच देता। और वो बिचौलिया जमाखोर जो आपसे 400 रुपया में लिया हुआ धान, गेहूं 1200, 1300, 900, 1100, 1400 तक में समय के अनुसार बेचता है। और जो बड़े किसान हैं, यदि उनको तूफान, आंधी, बरसात, बाढ़ या लगभग भारत का, बिहार का 30% जमीन वाटर लॉगिंग है, हमेशा सालों भर पानी से भरा होता है, जहां हम खेती नहीं कर सकते, लेकिन हम मछली पालन कर सकते हैं। उसके लिए खाद नहीं है, उसके लिए बीज नहीं है। हमारा जो भंडारण था, हमारे पास जो क्रिफको था, केफो था, हमारे पास जो बड़ी बड़ी कंपनी बीज और खाद सरकार के द्वारा दी जाती थी, वह बाजार में खुला कर दिया गया, उसको बंद कर दिया। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी, जिसके द्वारा अनाज दिया जाता था, वो भी बंद हो गई। अब अदानी, अंबानी या पूंजीपति 2 साल पहले दुनिया का सबसे ज्यादा दाल हुआ भारत में, और वो दाल को 3 आदमी के बीच जमा पूंजी में रख दी गई। और देश के प्रधानमंत्री अदानी को विदेश ले जाते हैं और वहां से दाल की खरीदारी होती है, और महंगे दाल, हमारे दाल को डंप किया जाता है, दूसरों के दाल को महंगे में परोस कर 1.5 लाख करोड़ रुपया
एक साल में सिर्फ अदानी को मुनाफा दिया जाता है। 3 व्यापारी। कल तो कानून नहीं था, तब जमाखोरी करता था। अब तो कानून बन गया। अब तो सारी फसलें इन पूंजीपतियों की गोदाम में होगी। आप कुछ भी पैदा कर लीजिए। आप जब जाते हैं बाजार, व्यापारियों के पास गांव में, चावल लेके, धान लेके, तो क्या वो मशीन से देखता है? हाथ से। अरे ये धान तो फोका है, ये चावल तो लाल हो गया, इसकी कीमत ही नहीं है, फेंक देता है। आप अपनी जरूरत के मुताबिक उससे तय करते हैं और वो तय कर देता है कि ये धान सही नहीं। सिर्फ हाथ पर ऐसे मकई को फूंक के, धान को तौल के, चावल को हाथ में लेके, और वो तय कर देता है कि इसकी कीमत कितनी। 12 रुपये। क्या आपको नहीं लगता आज जो किसान, हम तो कहते हैं कि कृषि को उद्योग का दर्जा दो ना। जब तक 60 से 70 रुपया दूध किलो नहीं होगा, किसान को मुनाफा नहीं हो सकता। सवाल ही नहीं उठता। तय करो ना। जब अमेरिका या कई कंट्री जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने जनता का ख्याल, मृत्यु के अंतिम दिनों तक उसकी सुरक्षा, उसकी रोजगार, उसके जीवन का ख्याल एक सरकारी व्यवस्था करती है, तो फिर भारत आज तक क्यों नहीं कर पाया? काहे? हम जन्म से लेकर मृत्यु तक डरे रहते हैं। 1 लाख बार हमारी मौत होती है। रात में कल के जीने के लिए मरते हैं। हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बात नहीं करते हैं। भारत में जितनी फलें हैं, जितनी सब्जियां हैं, जितने फसल हैं, वह भारत दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक साम्राज्य बनने के लिए काफी है। हमारे पास जो रॉ मटेरियल नहीं है, हम उसकी बात करते हैं और वो प्रोडक्ट की बात करते हैं। जो मेरे पास है उसके उत्पादन को हम बेहतर बनाने की कल्पना नहीं करते हैं। सरकार हमारे बिहार में लीची है, केला है, आम है, गन्ना है, मक्का है। 245 रुपया गन्ने की कीमत, और वो भी 30 से 40% गन्ना के किसान का सिर्फ भुगतान, वो भी 3 साल के बाद, 4 साल के बाद। बाप मर गया, मां दवाई के बगैर परेशान हो गया, बहन जवान हो गई, बच्चों की पढ़ाई खत्म हो गई। किस गन्ने के किसानों को आज तक, जबकि गन्ना एमएसपी के तहत नहीं है, सिर्फ फसल गन्ना की कीमत तय हुई। लेकिन क्या वो गन्ना की कीमत तय होने के बाद जो 1 बीघा कट्ठे वाले गन्ना पैदा करने वाले 2 बीघा वाले लोग हैं, उसको समय पर मिल पाया? माफिया और बड़े किसान, जमींदार और मिल मालिकों का नेक्सस मिडिल क्लास, बटेदार और सीमांत किसान की जिंदगी तबाह कर दी, और हमने गन्ना उत्पादन करना छोड़ दिया। मोनोपोली बढ़ गई। क्या हुआ? हम एक छोटे सी जमीन में मुर्गी पालन कर सकते हैं, लेकिन हमें डर है कि हमारी मेहनत बाजार तय नहीं करेगी। असुरक्षा के भावनाओं से हम गुजरते हैं।
किसान क्या डिमांड कर रहा है? सबसे ज्यादा मुनाफा यदि किसी को मिलेगा, याद रखना, दुनिया में वो बिहार होगा। आपके पास न मंडी है, न बाजार है, न गोदाम है, न कोऑपरेटिव है, न मार्केट है। सरकार सीधा कहती है पैक्स। पैक्स कहता है कि 30%, 20% से ज्यादा पंचायत में खरीदारी की हमारे पास ऑर्डर नहीं है। और वो 20% पैक्स में या तो जमींदार देगा या तो बिचौलिया देगा, वो भी 20%। आप कंपलसरी करो ना, पैक्स को 80% खरीदना है और 1867 रुपये में खरीदना है। आप क्या करते हो? आप बताओ ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 92% सीमांत किसान और बटेदार तो पैक्स में बेचता नहीं है। हमेशा 92% जिसको आप किसान कहते वो कर्जदार होता है। हमेशा कर्ज लेने की मुझे आदत। कोई सब्सिडी नहीं। यदि सब्सिडी मिला भी तो पप्पू यादव को, किसी और को नहीं। हम एक तरफ बाढ़, एक तरफ सुखाड़, एक तरफ वाटर लॉगिंग, तीसरी तरफ सरकारी अव्यवस्था। बिचौलिया जब सारे फसल को खरीद लेंगे तब सरकार पैक्स को पैसा देगी और फिर पैक्स दलाल और जमींदार तय करेगा बिचौलिया कि हमें किसका खरीदना है, किसका नहीं खरीदना। आप मरिए, क्योंकि आपके पास बाजार नहीं है, आपके पास मंडी नहीं है, आपके मंडी और छोटे किसानों के साथ कोई समझौता नहीं है। आपको तो जीने की आदत है। अब तो जात है ना, आपका जात बैठा है यहां। आप तो राजपूत है, जादव है, ब्राह्मण है, भूमियार है। आप किसान कहां हैं? आप अपने बच्चों के लिए जीना कहां जानते? आप अपने फ्यूचर के लिए जीना कहां जानते? आप तो भगवान हैं। आपका देश का प्रधानमंत्री अपने को सुपर पावर समझता है। आई एम द गॉड, मैं भगवान। अरे मूर्ख, पहले हम लोग इंसान तो बन जाए। हम बैठे बैठे सुपर पावर बनते। हम जो कह दिया, ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो 1 महीने में ब्लैक मनी ला रहे थे। देश के मजदूरों और गरीबों को लगा अब तो मेरी झोली भर गई। क्या हुआ? ठगा हुआ वो 90% लोग। 15 लाख रुपया काला धन आएगा और भारत का हर गरीब अमीर बन जाएगा। क्या हुआ? कोरोना वायरस। थाली बजाओ, ताली बजाओ, थप्पड़ी बजाओ और 1 महीने में कोरोना वायरस। क्या हुआ? क्या हुआ? नोटबंदी। मत चिंता करिए, 1 महीने के अंदर मौतें भी रुकेगी, बैंकिंग भी ठीक होगा और बाजार में रुपये भी होंगे। आज तक बाजार खाली है। नोटबंदी दुनिया की सारी अर्थव्यवस्था, भारत की 2 व्यक्ति 6 महीने के अंदर वर्ल्ड का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति, 23% आमदनी अंबानी की और 18% आमदनी अदानी की और 31% माइनस आमदनी भारत के कॉमन लोगों की। 2 व्यक्ति की आमदनी 21 और 18 6 महीने के अंदर डेवलप करता है और भारत के कॉमन लोगों की जीडीपी 31% माइनस में चला जाता है।
हंडी के एक चावल से आपको पता नहीं चलता है कि भात पक गई है। कितने को पसोरेंगे तब पता चलेगा भात पकी या भात कच्ची है। क्या हुआ नोटबंदी, क्या हुआ जीएसटी, क्या हुआ कोरोना वायरस, क्या हुआ नौकरी। 1 साल में 2 करोड़ नौकरी, 7 साल में 40 करोड़ नौकरी चली गई। 40 करोड़। और अब भारत की सबसे बड़ी अन्नदाता, जो मेरी अर्थव्यवस्था का नायक है, उस पर हमला। पाकिस्तानी, उन्मादी, भिंडरवाला, उग्रवादी, आतंकवादी। पहले गुजरात में पटेल गैर पटेल, फिर पंजाब हरियाणा में जाट गैर जाट, बंगाल में बंगाली गैर बंगाली, भारत में दलित गैर दलित, भारत में हिंदू मुसलमान, और अब सिख, चीन, पाकिस्तान। कब तक, कब तक, कब तक, कब तक? मैं तो कहता हूं कुछ मत करो। बीड़ी बेचने वाला कीमत खुद लगाता है, चाय बेचने वाला कीमत खुद लगाता है, पान बेचने वाला कीमत खुद लगाता है, कॉफी बेचने वाला कीमत खुद लगाता है, नमक बेचने वाला कीमत खुद लगाता है, ईटा बेचने वाला कीमत खुद लगाता है, लकड़ी बेचने वाला कीमत खुद लगाता है, पलंग बेचने वाला खुद लगाता है, पत्थर बेचने वाला खुद लगाता है, झुनझुना बेचने वाला खुद लगाता है। बनाते हम हैं, कीमत तेरी। पैदा हम करते हैं, कीमत तेरी। बीज लेने जाओ तो कीमत तुम, और धान बेचने जाओ तो कीमत तुम, मैं नहीं। यदि लागत का, मेहनत का, मजदूरी का, खेत का, खाद का, धान का, बीज का कीमत सब्सिडी लगाकर हमें राइट क्यों नहीं? हम और मेरा परिवार और मेरी लागत, मेरी मजदूरी तय करो ना। मनरेगा को किसान के मेहनत से जोड़ दो ना। हम और मेरा मां बाप और मेरा भाई जो मेहनत करेगा उसकी मजदूरी उसे मिले, जोड़ दो ना, ताकि मेरे बच्चे तो पढ़ेंगे। हमारी मेहनत को मजदूरी से जोड़ो ना, हमारे बच्चे तो जिएंगे। नहीं, हम अपनी फसल की कीमत नहीं लगा पाए। दो ना राइट, दो। जितनी लागत, जितनी मेहनत, जितनी मजदूरी हम करते हैं, उसके अनुसार हम अपनी फसल को बेचेंगे, उसके अनुसार हम अपने दूध को बेचेंगे। और एमएसपी धान और सिर्फ 5 फसलों पर नहीं, ज्वार पे, बचका पे नहीं, एमएसपी कानून फूड प्रोसेसिंग पर भी लागू हो, मछली पर भी लागू हो, सब्जी पर भी लागू हो। हम जिन चीजों पर मेहनत और मजदूरी करते हैं उस पर भी एमएसपी लागू तय करिए और हमें जीने दीजिए। यही तो लड़ाई है। 1 डिग्री 31 किसान मर चुके हैं अभी तक, कल 3 किसान मरे। लाखों महिलाएं, जो पप्पू यादव की मां है, 92 साल, 82 साल, 72 साल, आपको नहीं लगता वो आपकी मां वहां बैठी है? वो जीना जानती है, वो लड़ना जानती है, वो अपने बच्चों के लिए मरना जानती है। वो अपने बच्चों को जीने नहीं, मरने नहीं छोड़ देगी। बारिश, तूफान, 1 डिग्री ठंडा, और उसके बाद बॉर्डर पर बैठा हुआ, चलाओ गोली।
और हर दिन गाली का है। आप कह रहे हो एमएसपी खत्म नहीं होगी, बस हम कह रहे हैं कि आप एमएसपी का कानून बना दो और हम बाजार में जहां जाए 18 से 67 रुपया हम दें। इतना ही तो कह रहे हैं। आप जो भी सब्सिडी दोगे या जो भी हमारे सरकार के द्वारा मिलेगा वो बटेदार को भी मिले, जो खेतिहर मजदूर है, किसान है, उसको मिले, जो किसान अपने से फसल पैदा करता है उसको मिले। यही तो कह रहे हैं। कल 5 तारीख को सन 47 के नायक बाबू वीर कुंवर सिंह के जमीन पर से किसान मजदूर रोजगार सभा की शंखनाद, फिर युवजन सभा युवा मोर्चा की तरफ से 23 तारीख सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पूरे भारत में राजभवन मार्च की तैयारी। 26 तारीख को हर जिले में ट्रैक्टर यात्रा, झंडोत्तोलन के बाद युवा छात्र मोर्चा की ओर से पूरे देश में। हम संविधान, कानून और नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे। हम मरने आए हैं, हम लेके जाएंगे। जब तक कानून नहीं बनेगा और जब तक ये तीनों कानून आप खत्म नहीं करोगे, आप 30% बिहार के वाटर लॉगिंग की व्यवस्था को खत्म नहीं करोगे, जब तक आप हर फसल पर एमएसपी लागू नहीं करोगे, हमें बिचौलिया से मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तक बिहार में मंडी, बाजार, गोदाम हमें नहीं दोगे, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। यही तो लड़ाई है। कुछ लोग सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आते हैं यहां। मैं उनको आगाह करना चाहता हूं, ऐसे लोग जो राजनीति में सिर्फ चुनाव लड़ने आते हैं, और उस वक्त मत भूलिए जब आप 24 और 48 घंटा यहां बैठे रहते हैं टिकट के लिए। जब आज देश के इंसानियत को जरूरत हो तो आपको खरमास नजर आता हो, यह सही नहीं है। पूरा देश 37 दिनों से बैठा हुआ है, उनके लिए खरमास नहीं है। जो बारिश और तूफानों में मौत के सायों में जी रहा हो, आज मेरी लड़ाई इस भारत के 130 करोड़ लोगों के लिए, और ये लड़ाई तब तक पप्पू यादव लड़ेंगे जब तक हिंदुस्तान के किसान, सीमांत किसान, बटेदारों को, किसानों को उनकी मेहनत का, उनकी मजदूरी का, उनके श्रमिक का, उनके परिवार का जब तक उसे सुरक्षित नहीं करेंगे, जब तक किसान अपने फसल लागत, मूल्य और मजदूरी की कीमत नहीं तय होगी, तब तक यह लड़ाई, चाहे हम रहें या मरें, तब तक हम लड़ेंगे जब तक कि इस भारत के निर्माण में, खाद में देने वाले, जिंदगी देने वाले किसान और मजदूरों के जीवन सुरक्षित नहीं होगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। हर परिवार को 1 बीघा, कम से कम 1 एकड़ जमीन, सरकार की हर जमीन छीन करके हर व्यक्ति को 1 एकड़ जमीन का राइट, सिर्फ 1.5% ब्याज पर किसानों को ऋण, और वो भी गारंटी के साथ। लड़ाई यहां है। बिचौलिया से किसानों को मुक्ति, हर परिस्थिति में खाद और बीज क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ कम कीमत पर हर किसानों को सरकार के द्वारा निर्मित
बिजली और पानी फ्री, कोई कंप्रोमाइज बिजली और पानी पे नहीं, ना सुखाड़ ना बाढ़ ना वाटर लॉगिंग। बिहार के 92% बटेदार दिहाड़ी मजदूर और मजदूरों को सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली के द्वारा चावल, आटा, दाल कि कम कीमत पर उसकी व्यवस्था की गारंटी। यह है हमारी लड़ाई। हर पंचायत में 4 केंद्र, ना जमींदारों को, ना बड़े किसानों को, और ना ही गांव में किसी व्यापारियों को इसकी इजाजत नहीं होगी कि वो छोटे बटेदार और सीमांत किसान की फसल खरीदे। पहली गारंटी 1867 के तहत या कीमत और लागत और मजदूरी के साथ उसकी कीमत के तहत सरकार या कोऑपरेटिव या पैक्स या मंडी खरीदेगी। कोई किसान, कोई जमींदार, कोई बिचौलिया नहीं खरीदेगा। ये लड़ाई हम 2 कट्ठे जमीन वाले को सुरक्षित करना चाहते हैं। हम 1 कट्ठे जमीन वाले की जिंदगी को बदलना चाहते हैं। वो अदरक, हल्दी के, धनिया, तेजपत्ता के व्यापारी से 2 कट्ठे जमीन में हल्दी, अदरक, तेजपत्ता, धनिया, गोलकी की खेती से एक परिवार की जिंदगी बदलना चाहते हैं। यह है लड़ाई बॉर्डर की। लड़ाई सिखों की और जाटों की नहीं है। लड़ाई उत्तर पश्चिम और पंजाब और हरियाणा की नहीं है, चूंकि वो अपने बच्चों के लिए मरना चाहता है और बिहारी जो जिस पैर पर बैठता है उसी पैर को काटता है, जिस थाली में खाता है उसी को छेद करता है, जहां बैठता है वहीं थूकता है, नहीं जीने आता है। गुलामी में रहने की आदत, और आज भी पॉलिटिशियन की गुलामी में जीने की आदत। इसीलिए ये लड़ाई लड़ेंगे। या सरकार को किसानों की लड़ाई से नहीं मतलब। कभी सरकार बंगाल तो कभी हैदराबाद और कभी लव जिहाद। क्या है ये लव जिहाद? ये लोग कृष्ण, शिव और राम के समय में पैदा नहीं लिए। ये लोग यदि उस मोहब्बत के दौर में पैदा लिए होते जब प्रेम के सागरों से भरा हुआ वह व्यक्तित्व, जब मानवता के लिए जी रहा हो। कृष्ण के बारे में तो कहा जाता है अनंत अनंत गोपियां थी। ये लोग तो उसको भी लव जिहाद बना देते। राम, शिव, पार्वती, क्या भगवान के प्रेम को भी, उसके जीने के तरीकों को भी लव जिहाद कहोगे? अरे ओ जोगी जी, बड़ी विनम्रता के साथ आग्रह करूंगा, 2 व्यक्ति के जिंदगी के जीने के तरीके पर हमला बंद कर। हमारे जीने की आजादी में कानून नहीं आता। हमारे प्रेम करने की आजादी में कानून नहीं आता। सबसे ज्यादा मोहब्बत और प्रेम करने की फितरत तो इस पॉलिटिशियन के बेटा बेटी को है। सबसे ज्यादा जो बड़े बड़े घराना है, पप्पू यादव के घराना, उसकी बेटी, उसका बेटा मोहब्बत करेगा, वो लव जिहाद नहीं होगा। लव जिहाद में भी राजनीतिकरण। लोग किसान की बात कर रहे हैं, ये लव जिहाद की बात कर रहे हैं। एक दलित का आईएएस का बेटा यदि पप्पू यादव के घर में शादी करता है तब दलित नहीं है, तब वो आईएएस है।
एक आईएस मुसलमानों के घर में शादी होती है किसी पप्पू यादव के परिवार का, तब वो मुसलमान नहीं है, वो कलेक्टर है। रामविलास पासवान जी, मायावती जी, जगजीवन राम साहब, टिकट लेने के लिए जब आप उनके कपड़े खींचते हैं, उनके यहां थाली उठाते हैं, उनके यहां पत्थर उठाते हैं, तब वो दलित नहीं होता। लेकिन गरीब आदमी जब दलित होता है तो उसके यहां खाने में भी परहेज करते हैं। अडवाणी जी की बेटी शादी कर ले तो ठीक, शहनवाज की शादी हो तो ठीक, इनके एक मंत्री की शादी हो तो ठीक, सचिन पायलट की शादी हो तो ठीक, भारत के हर घर की शादी यदि मोहब्बत के साथ हो तो ठीक। लेकिन यदि किसी गरीब आदमी ने अपनी जिंदगी जीने की तैयारी मोहब्बत से कर लिया तो बेठीक। और वहां भी यदि हिम्मत हो ना तो इन पॉलिटिशियन के घरों में झांको और ये बड़े लोगों के बेटा बेटी कितने बार मोहब्बत करता है उसको देखो। एक से नहीं करता, अनेकों से करता है। जीने दो इस भारत को, मरते दम तक हम विरोध करेंगे। यदि कोई भी व्यक्ति किसी जाति के सूचक के आधार पर गाली देता हो, किसी मजहब और धर्म के आधार पर गाली देता हो, हां यदि कोई जबरन कोई भी जाति, किसी जाति, किसी भी परिवार, जाति छोड़ दीजिए, के साथ जबरन विवाह करता, जबरन कोई धर्म परिवर्तन करता, तो उसके लिए कानून है, कानून काम करेगा। लेकिन सिर्फ हर चीजों का राजनीतिकरण, कोरोना वायरस में जमात और साथ 2 महीना अपने जिंदगी हराम कर दी थी, उसी तरह आप 1.5 महीने से सिखों को गाली दे देकर जिंदगी हराम कर दी। और अब जिंदगी जीने के नाम पर भी आप राजनीतिकरण, सही नहीं है। इसका विरोध कोई भी ताकत धर्म परिवर्तन और जाति को धमका करके किसी परिवार के बीच जिंदगी इन्वॉल्व नहीं हो सकता। हम इसमें साथ रहेंगे। और कोई भी ताकत, गरीब हो या अमीर, कोई जाति वर्ग धर्म हो, यदि वो बच्चा, वो बच्ची अपनी जिंदगी जीना चाहता है और मोहब्बत करके अपनी लाइफ को बढ़ाना चाहता है, तो वहां कोई भी कानून आएगा तो उसका विरोध करेंगे। फिर हर चीजों में राजनीति, वैक्सीन, अरे हमें नहीं जरूरत है। हम 70 लाख लोगों से मिल चुके, मैं मास्क नहीं लगाया, हम सैनिटाइजर नहीं लगाए, हमें कोरोना वायरस का वैक्सीन नहीं चाहिए। आप दो ना, वैज्ञानिकों पर गर्व करो ना। कभी कहते हो कि पूरे देश को वैक्सीन लगाएंगे, कभी कहते हो 1 करोड़ आएगा तो हम 1 करोड़ पहले डॉक्टर्स को लगाएंगे, फिर 2 करोड़ आएगा तो फिर किसी और को लगाएंगे, मेरे पास इससे ज्यादा नहीं है। फिर वैज्ञानिकों का भी राजनीतिकरण। आप इस हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाओ ना, पॉलिटिशियन को वैक्सीन लगाने की क्या जरूरत है? जब बिहार के चुनाव में आया तो किसी को कोरोना नहीं हुआ, हैदराबाद गए तो कोरोना नहीं हुआ, बंगाल गए तो कोरोना नहीं हुआ, फिर वैक्सीन पर राजनीति क्यों? आज मुद्दा इस देश का सिर्फ किसान है, वैक्सीन नहीं। वैक्सीन तो हमारे देश के वैज्ञानिक ने तय किया है और हमें गर्व है। हम वैक्सीन को चाहेंगे कि हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों को, जो सबसे अंतिम व्यक्ति है, वहां आप शुरू करें।
सरकार जनता के लिए होती है, जनता सरकार के लिए नहीं होती है। और हमेशा वैज्ञानिकों की उपलब्धि को, आई एम द सुपरमैन एंड आई एम द पावर, मैं स्वयं भू भगवान, हर चीजों को, चाहे वो बीजेपी करण हो, चाहे कोई भी पार्टी, अब्दुल कलाम को भी, किसी भी वैज्ञानिक, किसी भी भारत के निर्माण करने वाले व्यक्तियों का राजनीतिकरण, ये उचित नहीं है। वैक्सीन लगे, और मैं अपील करूंगा सारे हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन से, आप घर में मजे लिए और चुनाव में आपको कुछ नहीं हुआ, वैक्सीन पर हिंदुस्तान के हर घर को लगाओ और उसके बाद पॉलिटिशियन को लगाना। मेरे जैसे पॉलिटिशियन को वैक्सीन की जरूरत नहीं। यदि हमारे वैक्सीन लगाने के से ज्यादा जरूरत किसी कॉमन लोगों को है तो वहां आप लगाइए, लेकिन इसका राजनीतिकरण मत करिए। मैं आग्रह करूंगा बिहार के 13 करोड़ लोगों से, ये लड़ाई, ये आपकी लड़ाई है, ये आपकी जिंदगी की लड़ाई है। ये जो दिल्ली में गूंगी बहरी और धूर्त और दुष्टई की सरकार बैठी है, उनसे पूछिए, ये मैं जानना चाहता हूं। अमित जी, मेरे से बात करने के लिए नंबर चाहिए आपको, नंबर भेज दीजिए, मैं नंबर मैसेज कर दूंगा, शायद 99902432 नंबर, नया नंबर है सर, 99902432 2432। साजन कुमार, आप हर जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन कीजिए, शुरू होगा। जरा आंदोलन अभी सीमा पर, प्रखंड पे है, आंदोलन में भागीदार लेने की जरूरत। अभिषेक कुमार, अभिषेक बाबू, किसी से दिक्कत नहीं है, ढूंढिए वो नेता कहां है जिससे आप दिक्कत की बात करते हैं, उनको कहिए कि आज बिहार बचाने की जरूरत है। विपिन बिहारी, जनता अपने विकास के लिए जागरूक क्यों नहीं होती है? कहीं से शुरू हो, आप शुरू करें विपिन बाबू, मैं कोशिश करूंगा बिहार से इस आंदोलन की भूमिका को निभाने पर। अंबुज जी, विशांत का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे में आप बिहार के मुद्दों पर क्यों नहीं राजनीति करते? अंबुज बाबू, किसान से बड़ी राजनीति शायद आपको नहीं पता है, आप किसान के बेटे हैं, राजनीति नहीं करना है मुझे। इस आंदोलन से सबसे ज्यादा यदि किसी को मुनाफे होंगे तो वो किसान है। सोहेल खान जी, क्या बंगाल चुनाव में भी ओबीसी, बिहार में ओबीसी फैक्टर कहां था सोहेल जी? यहां तो जमानत जब्त हो गई। सिर्फ किशनगंज में 4 सीट पर चुनाव वो जीता, वो भी एक्स एमएलए तीनों थे, और वो भी अब्दुल जलील मस्तान के गाली गलौज के कारण। आप इतिहास उठा के देखिए ना, जब हैदराबाद में वो 9 सीट से ज्यादा लड़ने की हैसियत नहीं रखता, तो वो बंगाल और बिहार की बात मत करिए। पवन कुमार मिश्रा जी, ठीक बात है, बिल्कुल राजनीति में अस्तित्व नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पवन भाई, मैं कोशिश करूंगा कि जब कभी कोई भी संकट, चाहे वो लॉकडाउन हो, पानी हो, चाहे आपके परिवार की, आपके परिवार घर की जरूरत हो, एक सगे भाई और परिवार की तरह खड़े रहेंगे। जनता भगवान होती है, वक्त परिस्थिति का निर्माण करती है और परिस्थिति व्यक्तियों का मूल्यांकन करता है। राम की अग्नि परीक्षा के बाद भी सीता को छोड़ दी थी। बुद्ध आज तक अस्तित्व में नहीं आए, जबकि लोग कहते हैं वो क्षत्रिय थे, लेकिन क्षत्रियों के, राजपूतों के घर में ही बुद्ध की तस्वीर नहीं लगी। देश का हर गरीब और दलितों के घर में बुद्ध की तस्वीर है। तो मैं क्या कहूं आपको, समझाना मुश्किल है। परशुराम जी के इतिहास को जरा पढ़ लीजिए। मैंने तो नंबर दे दिया सलाम जी, 9990002432। रिंकू यादव जी, मेहनती है, मुख्यमंत्री डिजर्व करते हैं। वक्त बताता है, वक्त तय करेगा। रिंकू बाबू, चिंता न करिए।
तारकेश्वर जी, कहीं दिक्कत हो तो जरूर राय दीजिएगा, मैं जरूर अच्छा करूंगा। आपकी सलाह को हमेशा मानूंगा, एक सगे भाई की तरह। जो भी सलाह देंगे उसको अच्छे से मानेंगे, लेकिन वो मानवतावादी सलाह हो, इंसानियत से भरा सलाह हो, और भारत के 90-95% मजदूर और किसान और रोजगार पर आधारित सलाह हो, जरूर मानेंगे। हेमंत बाबू, पैसेज दिखना चाहिए। जो हालात इस 2020 के चुनाव में हुए हैं, मुझे लगता है कि 2021 तो 2022 ये राजनीतिक संक्रमण और संकट का क्षण है। राजेश भागलपुरी जी, उगते हुए सूरज को सब प्रणाम करता है भैया। जिसकी संख्या उसकी ताकत, संख्या का खेल होता है। इस देश के लोगों ने डर से या तो ईश्वर की कल्पना किया या तो आवश्यकता के अनुसार। जब भगवान की पूजा इस देश में आवश्यकता के अनुसार और डर के कारण होती हो, तो मनुष्य को कौन पूछता है? मां के कोख में रहने वाला बच्चा, पत्नी का अंधभक्त हो जाना और मां पीछे चली जाए, तो वहां आप इतना जल्दी कैसे तय कर लेंगे कि कौन कहां भेज देगा? आप सबको सिर्फ इतने आग्रह करेंगे कि दूसरों की कमजोरी में मत टांग झांक कीजिए, दूसरों की ताकत से सीखिए और अपनी कमजोरी और अपना मूल्यांकन करिए। दूसरों की कमजोरी में आलोचना करते रहिएगा तो आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर के अपने परिवार को और अपने भविष्य की चिंता करें। जो लोग बैठे बैठे सोशल मीडिया पर सिर्फ जिंदगी जीते हैं और पढ़ने से, उन चीजों से मतलब नहीं है, उनसे करवद आग्रह करेंगे कि आप राय दें, लेकिन दूसरों की ताकत से सीखें भी, पल पल पढ़ें। आज भारत को आपकी जरूरत है, भारत के किसानों की आपको जरूरत है। कल बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती से किसानों की मजबूत आवाज के साथ हम लोग कदम बढ़ाएंगे। फिर 14 तारीख मकर संक्रांति के दिन समस्तीपुर के मोहद्दी नगर, 15 तारीख को औरंगाबाद के दाऊद नगर, 16 तारीख को गया जिले में लगातार किसानों के सवाल पर, 23 तारीख सुभाष चंद्र बोस के दिन युवाओं के द्वारा गवर्नर हाउस मार्च, 26 को ट्रैक्टर मार्च, और बिहार के किसान की जिंदगी का निर्माण, यह हमारे जीवन की प्राथमिकता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ऐसे चीजों से भागिए और बचिए जो आपके जीवन के लिए सही नहीं है। धन्यवाद। पुनः एक बार नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया। क्या है?